हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से यहाँ पर हम एक कविता पढ़ रहे थे जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है और इस कविता का शीर्षक है ग्रामश्री। प्रीवियस लेक्चर में इस कविता की कुछ लाइनें हमने पढ़ी, उसके शब्दार्थ और भावार्थ को हमने जाना। चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे की जो कविताएं हैं, कविता की जो पंक्तियां हैं, उनके शब्दार्थ और उनके भावार्थ को जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको 2 बार रिवाइज भी करा दिया है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ जो है मखमल की तरह जो है क्या फैली है, हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। तो कवि कहते हैं जहां तक हमारी नजर पहुंच सकती है वहां तक हमें क्या दिख रही है, चारों तरफ मखमल की जैसी जो है हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, और ऊपर से रवि यानी कि सूरज की जो किरणें हैं जब उन हरियाली पर पड़ रही है, चांदी की सी उजली जाली। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चांदी की जो है उस पर परत बिछा दी हो, या चांदी की जाली उसके ऊपर हमने बिछा दी हो। तिनकों के हरे हरे तन पर, और जो छोटे छोटे तिनके, जो घास होता है ना, घास होने से पहले छोटे रूप में जब वो आता है वो तिनका कहलाता है। तो उस तिनकों के ऊपर जब सुबह सुबह ओस की बूंद जो है गिरती है, तो वो ओस की बूंद और ऊपर से सूरज की किरणें पड़ती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और जब थोड़ी सी हल्की सी हवा की जो है झोंका आता है और वो जो तिनके हैं वो हिलने लग जाते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन तिनकों पर, उन हरी हरी पत्तियों पर रुधिर यानी कि हरा खून जो है बह रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और जो हमारी धरती है, भू का मतलब धरती से है, धरती पर जो नीला आसमान है जो कि स्वच्छ है, और स्वच्छ है तो उस समय हमारा आसमान नीला दिखता है जब स्वच्छ होता है। बादलों में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आसमान स्वच्छ रहता है तो पूरा आसमान नीला दिखता है। तो ये जो नीला आसमान है वो हमारी धरती के ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नीला जो है आंचल फैला दिया हो। ठीक है, तो ये आप लिख चुके हैं कल के प्रीवियस लेक्चर में, इसके शब्दार्थ और अर्थ को भी आप जान चुके हैं। आगे क्या कहा है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो बाली, जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की किंकणियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा में झांक रही, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली और तीसी नीली। तो जैसा कि रोमांचित का मतलब यहाँ प्रसन्न है, रोमांचित सी लगती धरती, और ये नजारा देखकर जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, वो कैसी दिख रही है, बड़ी प्रसन्न दिख रही है। आई जो गेहूं में बाली, और जब गेहूं और जो में बाली आती है, बाली जानते हैं ना आप, दानों का जो गुच्छा होता है उसको बाली कहा जाता है। तो जब गेहूं और जो में बाली आती है उस समय हमारी धरती कैसी लगती है, बड़ी प्रसन्न लगती है, बड़ी रोमांचित सी लगती है। अरहर स्नेह की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, और जो अरहर और सनई की जो फसल है वो सुनहरे रंग की होती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो सोने की तरह जो है हमें दिख रही है। और हमारी जो है उनकी जो करधनियां हैं वो जो है बड़ी क्या दिख रही हैं, शोभाशाली दिख रही हैं, शोभा से युक्त दिख रही हैं। तो उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, और जब खेतों में पीले पीले सरसों के खेतों में जो है पहले पीले फूल खिलते हैं, उसके बाद उसमें सरसों के दाने आते हैं फूल के बाद। तो जब वो दाने आते हैं, और कभी आप उस सरसों के खेतों में जाइएगा, पूरी सरसों की जो है खुशबू आपको वहां पर आएगी। जब वो सरसों जो है उसमें क्या हो जाती है, फसल में उग जाती है, तो उस समय हल्की हल्की जो है क्या होती है, हवा में जो है हल्की हल्की धीमी धीमी जो है क्या लगती है, सरसों की जो है गंध आती है, तेल की जो है गंध आती है, तेल की जो खुशबू है वो सरसों के खेत में आपको आती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, और इस हरी हरी धरती से जो है नीलम की कली, कली जानते हैं फूल से पहले जो आती है, तो उसको कली कहा जाता है। और तीसी नीली, तीसी भी एक प्रकार का नीले कलर का फूल है।
तो फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलम की कली भी और तीसी का जो फूल है वो भी धरती से जो है झांक रहा हो और पृथ्वी के इस सौंदर्य को, इन हरित नुमा जो पूरी धरती जो है हमारी क्या हो गई है, हरी हरी हरियाली से छा गई है। और गेहूं और जौ में बाली आ गई है, सरसों के पीले पीले फूल खिलने के बाद सरसों भी उसमें आ गए हैं। और जब ये खुशबू जो है खिल जाती है, खुशबू जो है पूरे वातावरण में छा जाती है, उस समय जो है नीलम की कली और तीसी का जो फूल है वो भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो धरती से झांक रहा हो। ठीक है, तो इन पंक्तियों का अर्थ आप लिख चुके थे और शब्दार्थ भी हमने लिखा था। आगे यहाँ पर क्या कहा, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छुपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृतों से वृतों पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने इन पंक्तियों में, अब प्रसंग मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने यही लिखना है हर पंक्तियां में, या जो आपको एग्जाम में भी आता है तो ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारे क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के ग्राम श्री से ली गई है और इसके जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं, इसके जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इस कविता में की कुछ इस लाइनों में जो भी आपको लाइनें दी गई हों उसका आपको प्रसंग बताना है कि किस बारे में इन लाइनों में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। तो रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, ऐसा प्रतीत होता है, कवि क्या कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में कवि ने खेतों के विभिन्न रंगों से सुसज्जित फूलों और तितलियों की सुंदरता का यहाँ पर मन भावन चित्रण किया है। रंग बिरंग फूलों के बीच में जो है मटर के फसलों का सुंदर दृश्य देखकर आसपास की सखियां रूपी जो पौधे हैं या फसलें हैं वे भी क्या हो रही हैं, वे भी मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं। वहीं पर कहीं मखमली पेटियों के समान छीमियों का अस्तित्व का नजारा जो है भी दिख रहा है, जो बीज से लदी हुई है, छीमियों के अंदर जो बीज होता है वो भी आपको यहाँ पर लदी हुई दिख रही है। तरह तरह के रंगों की जो तितलियां हैं वो भी जो है सुसज्जित हैं और तरह तरह के रंग के जो फूल में जो है उड़ उड़ कर वो बैठ रही है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि तितलियां भी रंग बिरंगी हैं और फूल भी रंग बिरंगे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है फूल ही जो है फूल में उड़कर जो है विचरण कर रहे हैं। और वृतों का मतलब यहाँ पर डंठल से है, जो कि किसका, जो कि फूलों का जो है एक प्रकार से टहनी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो वृत्त का मतलब यहाँ पर डंठल से है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आगे, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, झूले आडू फूले आडू नींबू दानिम, आलू गोभी बैंगन मूली। ठीक है ना। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, बसंत ऋतु के आगमन के बाद जो है आम और लीची आदि के जो पौधों में बोर आने लग जाती है और आडू खुमानी आदि के पेड़ों में जो है रंग बिरंगे फूल जो है खिलने लगते हैं, जो कि प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। अब रजत स्वर्ण यानी कि रजत का मतलब यहाँ चांदी से है, स्वर्ण का मतलब सोने से है। मंजरियों आप जानते हैं जो लीची और आम में जो है आम आने से पहले उसमें मंजीरियां आती है। लद गई आम्रतरु की डाली, वो क्या हो गई, आम और लीची की जो डालियां हैं वो क्या हो गई हैं, वो लद चुकी हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आडू नींबू दानिम आलू गोभी बैंगन मूली। तो यहाँ पर बहुत सारी फसलों के बारे में कवि ने हमें बताया है। कौन कौन सी फसलें हैं, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं आम के पेड़ों की डालियां सफेद व पीले रंग के बोरों यानी कि मंजीरियों से लद गई हैं और प्लास यानी कि ढाक के फूल और पीपल के पत्ते गिरने लगे हैं। ठीक है ना। यह सब देखकर कोयल भी मस्त होकर गा रही है। बसंत ऋतु में जो पुराने क्या होते हैं, पत्ते होते हैं वो झड़ जाती हैं और नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, तरह तरह के फूल जो हैं खिलने लग जाते हैं। तो अब इस समय जो है कोयल भी बड़ी मस्त होकर गाने लग जाती है। कटहल महक रहा है और उसकी भीनी भीनी खुशबू जो है हवा में फैल रही है। मटर जामुन अभी अधखिला है,
और जंगल में बेर की जो है झाड़ियां, बेर की जो है झाड़ियां बेर झूलने लगी हैं। और आड़ू, नींबू और दाड़िम वो क्या है में फूल आने लगे हैं। और आलू, गोभी, बैंगन, मूली भी जो है फूल रही है। इन सभी फसलों के बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है कि बसंत ऋतु के आने से जो है इन सभी फसलों पे भी क्या होने लग जाती है, फूल लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, ये आपने कल की क्लास में लिखा था। अब आगे यहाँ से हम आज की क्लास में करेंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो चलिए इस पंक्ति को आप, इन पंक्तियों को लिखेंगे और साथ साथ इसको पढ़ेंगे भी साथ में। चलिए, कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो यहाँ पर क्या क्या कवि बताते हैं, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अमरूद जो है पक कर पीले व मीठे हो चुके हैं। क्या कहा है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्टियां पड़ी। जो अमरूद पक जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, पीले और मीठे हो चुके हैं। और उसमें क्या हुआ, अब लाल लाल चिटियां पड़ी, अब उसमें लाल लाल चिटियां अर्थात के धब्बे पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा अमरूद को, पके हुए अमरूद के बाहर से लाल लाल जो है उसमें धब्बे पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिटियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। अब आगे क्या कहते हैं, बेर भी पक कर सुनहरे व मीठे हो चुके हैं, पक गए सुनहले मधुर बेर। जब बेर भी जो हैं पक करके क्या हो गए हैं, सुनहले मधुर बेर, सुनहरे और मीठे हो चुके हैं। और आंवले के पेड़ के में पास लगे छोटे छोटे जो है आंवले के दाने ऐसे जो है प्रतीत हो रहे हैं मानो जैसे किसी आभूषण में जो है नग जड़ दिए गए होंगे। आपने आंवला देखा होगा, बड़ा ही सुंदर दिखता है, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। क्या कहते हैं, पालक भी क्या होने लगा है, लहराने लग गया है। पालक की जो पत्तियां हैं वो भी जो है बड़ी सुंदर लग रही हैं और वो भी लहलहा रही हैं। धनिया पूरे वातावरण को, अब जहाँ आपने धनिया का देखा होगा, धनिया की जहाँ पर खेती होती है, पूरा वातावरण वहां पर धनिया की खुशबू से जो है फैल जाता है। तो मह मह धनिया यानी कि पूरे वातावरण में धनिया की जो खुशबू है वो बिखेर रही है। लौकी और सेम फली फैली, और जो है लौकी और सेम की जो बेल है वो हर रोज जो है फैलती ही जा रही है। लौकी का आपने बेल देखा होगा, वो क्या होती है, वो फैली रहती है, ठीक है। आगे क्या कहा, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब यहाँ पर टमाटर कुछ भी जो है क्या हो गए हैं, पक करके एकदम मखमल की तरह लाल हो गए हैं, ठीक है ना। टमाटर जब पकता है तो बड़ा ही सुंदर दिखता है, ऐसा लगता है बाहर से बड़ा ही सॉफ्ट है, बड़ा ही ये कोमल सा लगता है। और मिर्ची के पौधों पर लगी हरी हरी मिर्च तो ऐसी लग रही है मानो किसी ने हरे हरे थैले पौधों पर लटका दिए गए, ठीक है ना। तो ऐसा जो है यहाँ पर सुंदर चित्रण जो है इन फसलों का यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंजी करते हैं। और आप सभी बच्चे इसके अर्थ को लिखेंगे, बल्कि आपने प्रसंग वही लिखना है कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के ग्राम से ली गई है, क्योंकि जब आपको एग्जाम में आएगा तो कहीं से भी आपको 4-6 लाइनें उठा करके दे दी जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे प्रसंग में कि यहाँ पर जितनी भी फसलों का यहाँ वर्णन किया गया है उनका आप कहेंगे कि यहाँ पर इन फसलों के बारे में, उनकी सौंदर्य के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। इससे पहले की जो पंक्तियां थी उसमें वसंत ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाती हैं, किस किस फसलों पर जो है फूल आने लग जाते हैं, बोर कहाँ कब और किस महीने आते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया था। और यहाँ पर कौन कौन सी फसलों का वर्णन किया है, यहाँ पर अमरूद के, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आंवले का, बेर का,
ठीक है। धनिये का, टमाटर का, लौकी, सेम, मिर्च, इन सभी पौधों का, इन सभी फसलों का यहाँ पर क्या किया गया है, इन पंक्तियों में वर्णन कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है और बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। क्या कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी औ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी बड़ी हरी थैली। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जो अमरूद हैं वो भी क्या हो गए हैं, वो पक कर पीले और मीठे हो गए। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिटियां पड़ी, और जब वो पक करके मीठे हो चुके हैं और उन पर फिर क्या हो जाती हैं, सुंदर सी लाल लाल धब्बे भी पड़ जाते हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और आगे क्या कहते हैं, बेर भी पक करके सुनहरे और मीठे हो चुके हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवलों से जो है, ऐसा लगता है छोटे आंवले के दाने ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी आभूषण से जो है नग को जो है क्या कर दिया गया हो, जड़ दिया गया हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा नग जैसा दिखता है आपका आंवला। फिर आगे कहते हैं, लह लह पालक मह मह धनिया, पालक जो है, पालक की फसल भी अब हो चुकी है और वो भी लहलहा रही, वो भी क्या हो रही है, लहरा रही है। धनिया जो है उसकी खुशबू, मह मह का मतलब उसकी महक, उसकी जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैल गई है। लौकी और सेम फली फैली, और लौकी और सेम की आपने फली झाड़ी देखी होगी, उसकी जो बेल होती है वो बेलें क्या हो जाती हैं, वो भी फैल जाती हैं। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है कि लौकी और सेम की जो बेलें हैं, वो भी बेलें हैं, वो भी क्या हो गई हैं, वो भी फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो टमाटर हैं जब वो पक जाते हैं वो मखमल की तरह दिखते हैं, लाल लाल टमाटर, और मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो यहाँ पर मिर्च के बारे में, मिर्च तो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि आप क्या, जैसे किसी हरे हरे थैले जो है पौधों पर लटका दिए गए हो। ठीक है ना। तो चलिए इसका भावार्थ लिखिएगा, इसका अर्थ लिखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट पेज के बाद लिख लिया सभी ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइनों में क्या कहा गया है, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती। क्या कहा है, बालू की सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुखराव, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। यहाँ अब कवि जो है क्या कहते हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी प्रसंग में लिखेंगे, इनके द्वारा ये रचित है और ग्रामसी से ली गई है, ये सब आपने प्रसंग में लिखना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आगे गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण करते हुए क्या कहते हैं, अब फिर उसको आप यहाँ पर उसके अर्थ में लिखेंगे कि गंगा किनारे जो विभिन्न रंगों में जो है क्या है, रेत का भंडार है। उस रेत के टेढ़े मेढ़े दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बालू रूपी जो है सांप पड़ा हो, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। ठीक है ना, गंगा किनारे जो है जो बालू के जो क्या है ढेर लगे हुए हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई बालू रूपी सांप पड़ा हो, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई सांप पड़ा हो, बालू रूपी जो है सांप पड़ा हो। आगे कहते हैं, गंगा के तट पर जो घास की हरियाली बिछी है, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। आगे क्या कहते हैं कि साथ में तरबूजों की जो खेती है, गंगा के तट पर जो हरियाली बिछी हुई है वह बहुत ही सुंदर लग रही है, साथ में तरबूजों की खेती से तट का दृश्य जो है बड़ा ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है। क्या कहा है, सुंदर लगती सरपत छाई, यानी कि जो हरियाली जो है इस तट पर
इस गंगा के तट पर जो है छा गई है, जो घास की हरियाली बिछी हुई है वो जो है बड़ी ही सुंदर लगती है। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और उसी के तट पर जो तरबूजों की खेती है वो भी बड़ी जो है सुंदर और आकर्षक जो है लग रही है। आगे कहते हैं कलंगी संवारते, अच्छा, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। अब बगुले तट पर जो है शिकार करते हुए अपने पंजों से जो है कलंगी को ऐसे संवारते या ठीक करते हैं मानो वे कंघी कर रहे हो। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल से सुरखाओ पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। आगे क्या कहते हैं, मानो वो कंघी कर रहे हो, कौन, बगुले। गंगा के जल में जो है चक्रवाक पक्षी जो है तैरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और वे पक्षी जो है जो कि मगरोठी पक्षी है, ठीक है। आगे यहाँ कवि ने क्या कहा है कि गंगा जल में जो है चक्रवाक पक्षी तैरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मगरोठी पक्षी है। नाम क्या है उसका, मगरोठी। वह आराम से सोए हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं। तो यहाँ गंगा तट के जो है सुंदर नजारे का यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में यहाँ गंगा तट की प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। चलिए इसका अर्थ लिख लीजिएगा, साथ में इसका प्रसंग भी आप लिखेंगे। चलिए जीआईसी फागलपुर में, चलिए इन लाइनों को आप पढ़िए, कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए। जीआईसी रिपोर्ट और जीजीआईसी फागलपुर में। चलिए बच्चे फटाफट से इसको पढ़िए। चलिए फागलपुर में, जीजीआईसी फागलपुर में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या गुड नाम है? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आरती या आरती। भारती? आरती। यस चलिए मैम। आरती पढ़िए और आरती। साथ में आप, ठीक है आरती, आप पढ़ेंगे और साथ में आपकी क्लास भी आपके साथ यहाँ पर पढ़ेगी। और एक बार आप पढ़ेंगे और साथ में आपकी क्लास भी। चलिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको? बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली एक मिनट रुक जाइए, अंगुली आप एक लाइन बोलिए, साथ में आपकी क्लास भी आपके साथ बोलेगी और साथ में श्रीकोट के बच्चे भी बोलेंगे। चलिए एक लाइन आप पढ़ेंगे फिर यस। क्लास आपके साथ। चलिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवराते हैं कोई, तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। चलिए वेरी गुड आरती, आप बैठ जाइए, कोई और माइक ले लीजिएगा। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? भावना। भावना। चलिए भावना, ये पंक्तियां आरती ने पढ़ी, आगे की जो पंक्तियां हैं उनको आप पढ़ेंगे और साथ में आपकी क्लास भी आपके साथ पढ़ेगी, रिकॉर्ड के बच्चे भी आपके साथ पढ़ेंगे। तो आप इनको मौका देंगे, स्पेस रखेंगे, बीच में आप गैप रखेंगे। चलिए दिख रहा है आपको? मैम साफ दिख दिखाई रहा नहीं दे है? रहा। ठीक है, नहीं मैम एक साफ मिनट दिखाई नहीं दे रहा। ओके ठीक है, अभी हो जाएगा साफ। यस मैम ठीक है। अब दिख रहा, ठीक है। चलिए अब पढ़िए। हसमुख हरियाली हिमातक सुख से अलसाए से सोए, भीगी हरियाली में निसी की थोड़ा आराम से पढ़िए बेटा। तारक सोम में चलिए से खोए, मरकट
मरकट डिब्बे से खुला ग्राम, जिस पर मरकट नीले नभ डिब्बे सा आच्छादन। खुला ग्राम, निरुपम हिमामत निरुपम हिमामत से निरुपम हिमांत में व्यक्तिगत शांत, स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। व्यक्तिगत। क्या बात है, आपके साथ क्लास क्यों नहीं पढ़ रही है भावना? आरती के साथ तो सभी ने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ेंगे आप जोर से, और क्लास आप भी जोर से बोलिए इनके साथ, जैसे आप आरती के साथ कह रहे थे। चलिए मैम और अच्छे से धीरे दिखाई पढ़िए नहीं दे जरा, रहा। दिखाई नहीं दे रहा आपको? चलिए माइक ऑन रखिए और मेरे साथ पढ़िए। हसमुख हरियाली हिम आतप, हसमुख हरियाली हिम आता, सुख से अलसाए से सोए, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, भीगी अंधियाली से निशी की, तारक सुपरों में से खोए, तारक सुप्रो में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन, जिस पर नीला नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत से सनिग्ध शांत, निरुपम हिमांत से निरुपम हिमांत में निज शोभा से हरता जनमन, निज शोभा से निज शोभा से हरता जनमन। हरता जनमन। चलिए ये आपकी कविता के अंतिम पंक्तियां हैं, आप माइक बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, आप प्रसंग क्या लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने गांव के हरे भरे, ठीक है, अब अलग अलग फसलों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, हमने वसंत ऋतु के बारे में पढ़ लिया। इससे पहले की, बैठ जाइए बेटा आप, भावना आप बैठ जाइए। इससे पहले जो आपके पास लाइनें थी वहां पर हमने गंगा तट की जो सुंदर सौंदर्य के बारे में हमने पढ़ा कि गंगा तट में जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका हमने वर्णन किया। अब कवि जो है अंतिम लाइनों में क्या कहते हैं कि ये अपने गांव के हरे भरे सौंदर्य को देख रहे हैं और उन्हें देखकर सुंदर जो है उनको दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं प्रकृति जो है अपनी इस जो है अकुल जो है संपदा, यानी फसल, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे, प्रकृति की जो है अकूत संपदा है, से बेहद खुश है। और इन जो है सर्दियों की धूप जिसमें हिम और आतप में तो हरियाली जो है, हरियाली जिसको प्रकृति कहते हैं, सुख से कभी अलसाई यानी कि आलस्य से भरी हुई तो कभी सोई दिख रही है, और इस हरियाली के ऊपर पड़ी ओस की जो बूंदे हैं उन तारों की भांति दिखाई दे रही है जो अपने सपनों में खोए हुए हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है, साथ साथ क्या कहते हैं, इस हरे भरे गांव की हरियाली को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो जो है हर रंग का रत्न जो है क्या है से भरा हुआ कोई डिब्बा खुल गया हो, जिसको नीलम की सी आभा देने वाली नीले रंग का आकाश ढके हुए है, यानी पन्नों से भरे उन डिब्बों को जो है नीले आसमान से ने जो है ढक रखा हो, ठीक है। तो यानी कि अंतिम जो पंक्तियां हैं यहाँ पर कवि ने अपने गांव की जो हरियाली है और प्राकृतिक, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें अभी प्रकृति में हमने इससे पहले पढ़ी उन सभी का यहाँ पर जो है वर्णन किया है। इसी के साथ आपकी ये जो कविता है ये आपकी कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर, ठीक है। आप घर में जाइए, कविता को 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद उसका प्रसंग लिखेंगे, क्योंकि पेपर में आपको किस प्रकार से आता है, कविता की कुछ लाइनें होंगी, वो बीच से हो सकती हैं, वो लास्ट से हो सकती हैं, वो फर्स्ट से हो सकती हैं। आपको उसका प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आप सभी में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के ग्रामश्री से ली गई है और इसके जो रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिसका भी वर्णन उस कविता की पंक्तियों में किया गया है उसको आपने लिखना है और फिर उसका अर्थ लिखना है, ठीक है ना। तो आप जो है इसको कंप्लीट जो है घर में इसका वर्क करेंगे, जो भी इसके भावार्थ हैं और शब्दार्थ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।